तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चूंकि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है और उसी से गदगद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक सवालों का उन्होंने बेबाक जवाब दिया है। यूपी पंचायत अध्यक्ष नतीजे पर योगी आदित्यनाथ की ओर से खुशी जताई गई है। 4 साल के काम पर जनता ने लगाई है मोहर, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। और इसी के साथ ये भी जोड़ दिया कि 2022 के नतीजे भी पंचायत अध्यक्ष जैसे ही होंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं से ये जीत हमें मिली है, यूपी के सीएम ने ये कहा। और साथ ही 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के लोग अभी पहले की गुंडागर्दी को भूले नहीं हैं। हर दल को गठबंधन और रणनीति का अधिकार है, ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने। और सिर्फ 2022 की ही जीत का जिक्र नहीं किया, आगे 2024 तक वो पहुंच गए और कहा 2014 जैसी जीत 2024 में भी बीजेपी सुनिश्चित करेगी। यकीनन आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ा, क्योंकि 6 से 8 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। और उसके ठीक पहले जिस अग्नि परीक्षा का जिक्र बार बार किया जा रहा था, लेकिन पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ने यहां पर बीजेपी को झूमने के लिए यकीनन इस तरह का माहौल बना दिया है। इसी विषय पर योगी आदित्यनाथ आज खुलकर बोले। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बताया वो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, क्योंकि हाल के दिनों में केशव मौर्य के साथ विवाद की बातें भी लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। यूपी में बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के मुखिया को उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उनके हर चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, देखिए। आज तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री जी, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई कि आज आप लोगों ने पंचायत के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, बिल्कुल आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया है। तो ये क्लीन स्वीप का क्या मायने है, इसको क्या समझा जाए, क्या इससे निकल करके आ रहा है? कि पंचायत चुनाव का आज का परिणाम 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर चुनाव के परिणाम लेकर के आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा और पिछले 4 साढ़े 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ये जनता के सामने है। जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, क्या इसे ट्रेलर माना जाए 2022 का, कि या ये एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि 2022 में यही कुछ होने वाला है? जो आपका 300 प्लस का आप लोगों का टारगेट है, क्या इस चुनाव को उसका आधार माना जाए? हम पहले ही कह चुके थे। देखिए, हमारे सामने चुनौती हमेशा आई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नहीं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें यूपी में जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज के हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस समय अपनी रणनीति यहां पर तय की थी। हम लोग यहां पर 73 सीट जीते थे। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव यहां पर चल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, उनका नेतृत्व था। रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री अमित शाह जी की थी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती थी। 2019 के बारे में कहा जाता था, या 2017 के बारे में भी, कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। जनता ने उस गठबंधन को पूरी तरह ठुकराया था। 2019 में
सपा बसपा का गठबंधन हुआ, लोगों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की थी। जनता ने उसे खारिज किया और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। इसके बाद उपचुनाव भी हुए यूपी में। लोकसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती, भारी बहुमत से जीती। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। यही ट्रेंड, क्योंकि जनता का एक विश्वास, जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और उनका लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके इस जीत पर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो सरकार का चुनाव है, सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही है, पुलिस वालों को लगाया गया है, कैंडिडेट्स को डराया धमकाया गया है। तो डायरेक्ट चुनाव जो जनता ने पंचायत चुनाव में वोट दिया वो जीते या वो आगे रहे, लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव बीजेपी ने जीता। 2014 में भी जब चुनाव हुए थे तब इन्होंने ईवीएम पे ठिकड़ा फोड़ा था, 2017 में भी ईवीएम पे फोड़ा था, 2019 में तो एक मुहिम चलाई थी, ईवीएम के कारण विपक्ष हार गया। इसमें तो बैलेट पेपर ही था। जिस बैलेट पेपर की ये मांग करते हैं इस चुनाव में, वही बैलेट पेपर उपयोग किया गया। यानी ईवीएम का उपयोग करें तो बुरा, तब ईवीएम के कारण हार रहे हैं। बैलेट पेपर का उपयोग करें तो पुलिस ने के कारण। समाजवादी पार्टी फिर इटावा में कैसे जीत गई, बलिया में कैसे जीत गई, आजमगढ़ में कैसे जीत गई? क्या ये जिले यूपी से बाहर हैं क्या? बलिया में आज, अब इटावा की बात करूं, इटावा में सांसद बीजेपी के, 2 एमएलए बीजेपी के, बलिया में 4 एमपी बीजेपी के हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं, लेकिन जीत सपा की हुई। आपको लगता है नहीं कि ये निष्पक्षता की एक मानक है? यानी वे जीत गए तो उनको समर्थन है, हम जीत रहे हैं तो प्रशासन का दुरुपयोग है। यानी मीठा मीठा थू और कड़वा कड़वा, यानी कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो कि स्वयं भ्रमित है, इसलिए भ्रम पैदा करने की एक प्रवृत्ति उसकी हो चुकी है और वह उसी प्रकार के भ्रम को पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री जी, ये किसान आंदोलन चला और उसके बाद किसान आंदोलन से एक नाराजगी उपजी, पंचायत चुनाव हुए उसमें भी नाराजगी दिखाई दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक ऐसा क्या बदला कि इतनी बड़ी जीत, इतनी बम्पर जीत आप पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ही जीती है। याद रखना, पंचायत चुनाव में अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ग्राम प्रधान बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, क्षेत्र पंचायत के मेंबर बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, जिला पंचायत के 3050 जो सीटें हुई थी जीती गई थी, चूंकि सिंबल नहीं था। देखिए, चुनाव, पंचायत चुनाव में पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, और ग्राम प्रधान के चुनाव में ना पार्टी का समर्थन होता है, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भी पार्टी का समर्थन नहीं होता है। जिला पंचायत में पार्टी समर्थन करती है, तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता जीते थे। बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो कार्यकर्ता थे, इनकी संख्या 3050 में से 1500 से ज्यादा थी। समाजवादी पार्टी की 750 के आसपास थी, बीएसपी की 300 के आसपास थी, और बाकी निर्दल थे, अन्य दलों के लोग थे। आप कैसे मान सकते हैं कि बीजेपी के साथ समर्थन नहीं था? और मुझे बात बताइए कि किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन था?
मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, बागपत, मुरादाबाद, हापुड़, यही सब थे ना, गाजियाबाद, यही थे। बागपत को छोड़कर के सभी सीटें बीजेपी जीती है। अगर हमारे साथ समर्थन नहीं होता तो हमें भी सपा की तरह कैंडिडेट नहीं मिलते और प्रस्तावक भी नहीं मिलते। आखिर सपा के पास, अगर सपा को लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष को यह लगता है कि उनके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया गया, मुझे एक बात बताइए, उनके प्रस्ताव, उनको तो प्रस्तावक भी नहीं मिले। अगर उनके लोग जीते थे तो उनके लोग विड्रॉ कर रहे थे कि साहब हम नहीं समर्थन करेंगे इस प्रत्याशी को जिसको आप दे रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि वहीं तो डरा धमका दिया गया, वहीं का पुलिस का इस्तेमाल पहले चरण में नामांकन के दौरान आपको याद होगा कि 18 में से 17 भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए थे और अंतिम तिथि में 4 अन्य लोगों ने अपने वो वापस लिए। अगर उन चारों को भी अगर आप देखेंगे तो उन सब ने लिख के दिया था कि साहब नहीं, हम लोग वो नहीं करना चाहते, और ये बीजेपी को नहीं दिया था, जो आरओ रहे होंगे उनको दिया होगा। बीजेपी के 22 में से 21 निर्विरोध हुए थे। एक समाजवादी पार्टी जीती थी इटावा में। जहां बीजेपी के सांसद हों, विधायक हों, क्या वहां पे समाजवादी पार्टी निर्विरोध जीत सकती है? ये चुनाव की निष्पक्षता की एक कसौटी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वहां समर्थन नहीं है और सदस्यगण ये चाहते हैं कि नहीं, फलाना प्रत्याशी वो किसी भी पार्टी का निर्विरोध चुना जाना चाहिए, वो चुने अपना। अगर हम लोग कानपुर में जीत सकते हैं, आगरा में जीत सकते हैं, मथुरा में जीत सकते हैं, तो इटावा में भी जीत सकते थे। क्योंकि चुनाव, जब हम लोग, हमारा सांसद इटावा में जीता गया तो कहा गया कि साहब ये तो ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, और जब उनका जीत रहा है पंचायत चुनाव में तो उनकी ताकत हो गई, उनकी लोकप्रियता हो गई। और अगर बीजेपी जीत रही है तो ये प्रशासन का दुरुपयोग हो गया, ये नहीं चलेगा। विपक्ष की ओर से चुनाव को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे लगातार, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लंबा चौड़ा इंटरव्यू खुलकर उन्होंने इस बारे में जिक्र किया और साथ ही कहा है कि दरअसल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए गए हैं और जिस तरह के नतीजे आज आए हैं, बिल्कुल वैसे ही नतीजे 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। इस सबके बीच उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। 2022 की सेमीफाइनल के लिए सत्ता और विपक्ष गोलबंद हो रहे हैं। बीजेपी के सामने 2017 के नतीजों को दोहराने की चुनौती है, वहीं विपक्ष सत्ता में वापसी की तैयारी में है। आज यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी नतीजे आए। बीजेपी को 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। एटा, संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। अब बीजेपी इस कामयाबी को 2 महीने पहले पंचायत सदस्यों के चुनाव में हार का जवाब मांग रही है। इस जीत के क्या मायने हैं और क्या ये विधानसभा चुनाव में अपना असर छोड़ पाएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई संदेह नहीं कि विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में फर्क बड़ा होता है। मुद्दे अलग, उम्मीदवारों की मनोदशा अलग, राजनीतिक मायने अलग। लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव की हो तो इसे मतदाताओं के मूड और कार्यकर्ताओं के मनोबल की थाह लेने वाला समझा जाता है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। जमीन पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मात दी, लेकिन 2 महीनों में गणित और समीकरण बदले। जमीन में भले ही समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन पंचायत अध्यक्ष के बंद कमरों वाली अप्रत्यक्ष वोटिंग में बीजेपी ने बाजी मारी। 75 में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदेश में निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें से 21 बीजेपी के हैं। वहीं एक जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का निर्विरोध चुना गया।
बचे हुए 53 सीटों में बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई। यानी यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। 75 सीटों में से 67 पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। जो जीत हुई जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी नीतियां, योजना जो है, जिसके कारण हम लोग जीत मिली है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण जीत हुई। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। 75 में से 67 सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिल पाई हैं, तो वहीं 3 सीट अन्य को गई हैं, जिसमें से एक लौता निर्दलीय जो वोट है, निर्दलीय सीट है, वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गई है, जो धनंजय सिंह बाहुबली सांसद की पत्नी को मिली है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिलने वाली इस चुनावी बूस्टर से बीजेपी गदगद है और इसे 2022 के सेमीफाइनल से पहले की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दावा यह कि कोरोना की दूसरी लहर और किसान आंदोलन के बावजूद पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने परचम लहराया। जाहिर है इस जीत को भुनाने की कोशिश तेज हो गई है। बीजेपी की कोशिश होगी कि इस कामयाबी को मनोवैज्ञानिक जीत के तौर पर दिखाया जाए। नतीजों को जनता पर योगी सरकार की मजबूत पकड़ वाला बताया जाएगा। साबित किया जाएगा कि पार्टी के अंदर सब ठीक है, कोई खेमेबाजी नहीं है। दिखाया जाएगा कि जीत दरअसल सरकार और संगठन में समन्वय का नतीजा है और दोनों एक दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे अहम, जीत से कार्यकर्ताओं में जोश वापस लौटने की उम्मीद है। यानी पंचायत चुनाव के नतीजों से बैकफुट पर आई बीजेपी अब पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों से फ्रंट फुट में खेलने को तैयार है। समझा जा सकता है कि नतीजों का साइकोलॉजिकल वॉर और परसेप्शन की लड़ाई में खुलकर इस्तेमाल होगा। इस जीत के साथ ही ये संदेश साफ हो गया है कि अब 2022 में बीजेपी फिर पूरी ताकत से लड़ने जा रही है और विपक्ष के लिए भी एक बड़ा संदेश है, और वो संदेश ये कि अगर अलग अलग लड़े तो यूं ही बिखरते रह जाएंगे। साफ है कि बीजेपी सबको तोड़ देना चाहती है और अगर आज के चुनाव को अगर कोई मिसाल, कोई बानगी माने तो ये साफ है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो महज बानगी भर है। अगर लड़ना है तो एक होना ही होगा। 2 महीने पहले तस्वीर कुछ और थी। पंचायत चुनावों के सीधे मतदान में समाजवादी पार्टी समर्थित 747 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित 690 प्रत्याशी ही जीत पाए थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 381, कांग्रेस पार्टी ने 76, राष्ट्रीय लोकदल ने 60 सीटें जीतने का दावा किया था। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में भी बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद हुए पंचायत अध्यक्ष चुनाव में तस्वीर बदल गई है। अध्यक्ष पद के लिए जनता सीधे वोट नहीं करती, बल्कि जीते हुए उम्मीदवार अपना अध्यक्ष चुनते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी नतीजों को फिक्स बताया। आरोप ये कि पंचायत अध्यक्ष का चुनाव उम्मीदवार नहीं बल्कि जिले के पुलिस कप्तान और डीएम लड़ रहे थे। नतीजों को प्रभावित किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया गया। आप जानते हैं पहले जो निर्विरोध हुए उसमें भी लोगों को बंधक बनाकर डीएम एसपीओ के माध्यम से उनके मूल अधिकार जो चुनाव लड़ने का है, लोकतंत्र में हिस्सा लेने का है, उसका हनन करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत बनाया था। कल हमने चुनाव आयोग को भी बताया था, तमाम बहुमत समाजवादी पार्टी के लोगों का है, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी है कि लोगों को मतदान का न करने दिया जाए, उनको रोका जाए, उनको एबडक्ट कर लिया जाए, कुछ लोगों को और दूसरे कारणों से रोक लिया जाए। लोग हाईकोर्ट भी गए थे फिरोजाबाद के मामले में, रात में हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया है, कल चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, लेकिन ये सरकार कानून व्यवस्था को न सुधारती है, न इसमें विश्वास रखती है, न कानून को मानती है। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जिलों के डीएम और एसपी को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि वो सत्ता के साथ जिताने की कोशिश करें। यह आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने सीधे से कहा है कि ये जनता का जनादेश मिला है और 2022 से पहले जो 2022 के नतीजे आने वाले हैं उससे पहले का ये रुख है, जिसको देखकर विरोधी दल घबराए हुए हैं। पंचायत चुनाव के नतीजे पार्टियों के लिए आईना है।
जिसमें अपनी शक्ल के साथ 2022 की भी धुंधली ही सही लेकिन एक तस्वीर जरूर दिखती है। बीजेपी को 2 महीने पहले पंचायत चुनाव के नतीजों से झटका लगा था। वहीं समाजवादी पार्टी बढ़े हुए मनोबल के साथ 2022 की लड़ाई के लिए ताल ठोकने लगी थी। अब पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कब्जा जमाकर बीजेपी कम से कम मनोवैज्ञानिक युद्ध में फिर एक कदम आगे निकलती जरूर दिख रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, आज तक। यूपी में जीत को बीजेपी बड़ी मनोवैज्ञानिक कामयाबी मान रही है। नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। और अब बात करेंगे यूपी में छोटे दलों की भूमिका की। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। नेताओं की मुलाकात हो रही है और इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। यूं तो इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उधर वैसे भी यूपी में बिहार वाले कामयाबी दोहराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। राजनीति में औपचारिक, अनौपचारिक, शिष्टाचार वाली मुलाकातें कहने और सुनने के लिए होती हैं। कायदे की बात यह है कि यूपी में चुनावी गोलबंदी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से केजरीवाल के बड़े सिपहसालार की मुलाकात हुई है। आप सांसद संजय सिंह यकाएक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे तो यूपी में नए समीकरणों की सुगबुगाहट को मानो पर लग गए। हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के खिलाफ चुनावी गठजोड़ वाले गुलदस्ते में आप भी साइकिल के साथ खड़ी दिखेगी? क्या पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को साथ लेने का मन बना लिया है? क्योंकि अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है, हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के साथ, उनके साथ कोई गठबंधन? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि जितने भी दल हैं, चाचा का भी दल है, उनके को भी साथ लेने का काम और उनकी सीट को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी का। यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी के फॉर्मूले से ही बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी की 217 वाली धमाकेदार जीत में छोटे दलों की भूमिका अहम थी। अब अखिलेश इसी फॉर्मूले के तहत यूपी विजय की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश की रणनीति बीजेपी भी समझ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी। यही वजह है कि मायावती ने अखिलेश पर तंज करते हुए ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं। इसलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना सपा की महलाचारी नहीं है तो और क्या है। बीजेपी की राजनीतिक भाषा भी मायावती से मिल रही थी। डिप्टी सीएम और ओबीसी वोटरों के बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी बैटिंग सुनिए, देखिए और समझिए। नहीं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विरोधी पार्टी है, दलितों की विरोधी पार्टी है, पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, आगड़ों की विरोधी पार्टी है। ये किसी की सगी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों की उत्पत्ति जाति के आधार पर ही हुई है और वो वोटों को प्रभावित करती है। यही वजह है कि अभी से ही छोटे छोटे दलों को रिझाने, मनाने और अपने अपने खेमे में शामिल करने की दौड़ शुरू हो गई है।
बहराइच से बलिया तक पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एक नया समीकरण बैठा रहे हैं। इसमें उनके नए साथी हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी। 2022 के लिए हर पार्टी अपना समीकरण साध रही है, लिहाजा छोटे दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। वो भी जानते हैं कि बड़ी पार्टियों की जीत और हार में उनकी भूमिका कुछ कम नहीं होती। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही इनकी अहमियत और राजनीतिक कद अचानक बढ़ जाता है। तो इसी नाते हर मुलाकात के अपने मायने हैं और ये सियासी हलचल 100% चुनावी भी होने का इशारा करती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड को आज 4 महीने में अपना तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर शनिवार आज दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। ये बैठक देहरादून में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में हुई थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में किसी दूसरे नाम की चर्चा तक नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से उन्हें अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के सभी नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल यानी 4 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह में वो राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होने के बाद खटीमा में उनके घर में जश्न मनाया जाने लगा। उनके परिवार और पड़ोसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले पुष्कर सिंह धामी का बचपन खटीमा में ही बीता। पुष्कर खटीमा से ही इस बार दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपना पहला इंटरव्यू आज तक को दिया है, जिसमें उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया सुनिए। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं। सर, एक तो मुबारकबाद आपको इस आपके सिलेक्शन के लिए। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और साथ में प्रदेश नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सिपाही के बेटे को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर दिया है। मेरी पार्टी मेरी माँ है। जैसे एक हमको जन्म देने वाली माँ होती है, एक जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जन्मस्थली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी भी मेरी माँ है। उन्होंने मुझे हमेशा एक आंचल की छांव देने का काम किया है, मेरा विकास किया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने, बिना पृष्ठभूमि के विधायक बनाया, बहुत सारे दायित्वों को दिया। तो आज पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में यहाँ पर काम करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं पूरे प्राणों प्रण से जो मेरी पार्टी की अपेक्षाएं हैं, मेरी माँ की जो अपेक्षाएं हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जिस रेस में आज आप आगे बढ़ गए, जो बाजी मार गई, उस रेस में काफी लोग थे, तो आपको लगता है कि वो शायद निराश हो, आप सबको साथ लेके कैसे चलेंगे? देखिए, जितने भी लोग, चूंकि हमारे यहाँ पार्टी में सभी लोग, चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी भी करते हैं, सबको जो है आगे आने का अवसर भी होता है। लेकिन पार्टी देश काल परिस्थिति के हिसाब से फैसला करती है। और जो मेरे सीनियर लोग हैं वो सब, और जो लोग पार्टी में जो दावेदार थे, वो सारे के सारे बहुत काबिल हैं, वो मेरे से भी काबिल हैं। मैं उन सब के साथ मिलकर जो उत्तराखंड की जनता का हित है, हमारी पार्टी का जो काम है, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप एक युवा नेता के तौर पर आगे आए हैं, उभरे हैं, किन चीजों को आप प्राथमिकता देंगे? आपका रोड मैप क्या होगा इन 6 महीनों के लिए? देखिए, पिछली जो हमारी सरकार रही है उसने बहुत सारा रोड मैप बनाया है।
और 4.5 साल तक सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, उन कामों को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो 1 साल में 3 मुख्यमंत्री आए, आपको लगता है कि इससे भाजपा के इमेज और परसेप्शन पे एक फर्क पड़ा, जिस वजह से शायद 2022 में इलेक्शन लड़ते हुए फर्क पड़े ग्राउंड पर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं और उत्तराखंड से विशेषकर उनको अत्यधिक प्रेम है। और यहाँ पर 4 धाम के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला के प्रोजेक्ट बन रहे हैं हजारों करोड़ के। इसके साथ साथ कोरोना काल में इतना सारा काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम हो रहा है, हमारी बागेश्वर रेल लाइन का जो है सर्वे हो रहा है। तो ये सारे काम बहुत तेजी से जो है हो रहे हैं और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है किसने काम किया है और किसने केवल तुष्टिकरण किया है। आप मानते हैं कि जो कोविड मैनेजमेंट हुआ है स्टेट का, वो सही से हुआ है? कुंभ मेले के दौरान काफी सारी बातें हुई थी कि सुपर स्प्रेडर इवेंट है, फेक टेस्टिंग रैकेट सामने आया था। नहीं, उस पर तो सब कार्रवाई चली रही है, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। एक आखिरी सवाल, कल आप शपथ लेंगे, आपके साथ और भी मंत्री शपथ लेंगे? इस पर अभी हमारा होमवर्क चल रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, जो इस वक्त अपने समर्थकों से मिल रहे हैं यहाँ पर भाजपा कार्यालय में। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पौलमी साहा, देहरादून, आज तक। पुष्कर धामी अभी तक कभी भी किसी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के पद पर नहीं रहे हैं, लेकिन उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। जिस तरह तीरथ सिंह रावत ने जाते जाते सबसे कम वक्त तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, उसी तरह पुष्कर धामी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। 45 साल के पुष्कर धामी उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। कोश्यारी जब मुख्यमंत्री थे तो पुष्कर धामी उनके ओएसडी हुआ करते थे। पुष्कर धामी को आरएसएस का भी करीबी माना जाता है। वो 1990 से 1999 तक एबीवीपी में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। धामी साल 2002 से 2008 तक उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2010 से 2012 तक वो शहरी विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे। साल 2012 में पहली बार खटीमा सीट से विधायक चुने गए। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने एचआर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में मास्टर्स किया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के साथ साथ आगामी चुनाव में बीजेपी का चेहरा भी होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि चुनाव से ऐन पहले तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री चुनने की वजह क्या है? मार्च 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से अब तक करीब 4.5 वर्षों में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा देने की वजह संवैधानिक संकट ही था, जैसा कि बीजेपी का दावा है, या कहीं ये उत्तराखंड में चुनाव से पहले सियासी शतरंज पर बीजेपी की कोई नई चाल तो नहीं है? इस सवाल का जवाब तीरथ सिंह रावत के 114 दिन के कार्यकाल में ही छिपा हुआ है। 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ और 2 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 114 दिन के मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत ने खुद बताया कि उन्होंने पद क्यों त्याग दिया। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। संवैधानिक संकट के मद्देनजर इस्तीफा देना उचित भी था, लेकिन संवैधानिक संकट की स्थिति आने में करीब 2 महीने यानी 10 सितंबर तक का वक्त था। तीरथ सिंह रावत तब तक तो मुख्यमंत्री रह सकते थे, इसमें क्या नुकसान था? नुकसान क्या पहुंचेगा? संवैधानिक बाध्यता थी, उसके सामने हमारे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो हम कोर्ट जाकर बातचीत करते या संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हुए हमारे सामने जो रास्ता बचा इस्तीफा देने का, वही दिया। बीजेपी एक सुर में सिर्फ एक बात कह रही है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की वजह संवैधानिक संकट की स्थिति थी, जिसके लिए हवाला दे रही है जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 151(a) का,
जिसके मुताबिक उत्तराखंड में चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करवा सकता, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से कम बचा है। लेकिन जानकार कहते हैं कि पहले भी ओडिशा, नागालैंड और कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति में उपचुनाव हुए हैं और उत्तराखंड में भी ये संभव हो सकता था। कांग्रेस का आरोप है कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने से बच रही है। तीरथ सिंह जी की स्थिति उनके अपने बयानों ने और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई, वो मजाक के पात्र बन करके रह गए। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, लेकिन गंभीर सवाल भी उठा रही है। आखिर इस्तीफे की इतनी जल्दबाजी क्या थी? कहीं इन बातों में कोई सच्चाई तो नहीं कि बीजेपी तीरथ सिंह रावत के चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी? कहीं बीजेपी को उपचुनाव में तीरथ सिंह रावत के हार जाने का डर तो नहीं सता रहा था? कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लगा कि तीरथ सिंह रावत के नाम पर चुनाव लड़ने से पार्टी में फूट पड़ सकती है? अगर ऐसा नहीं होता तो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए रखने का कोई न कोई रास्ता तो बीजेपी निकाल ही लेगी। ये आम आदमी पार्टी का दावा है। बीजेपी इतना घबरा गई, इतना डर गई है कि अगर गंगोत्री के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल अजय कोटियाल साहब वो उपचुनाव जीत जाते हैं और उत्तराखंड के बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, तो भाजपा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। भाजपा की तो हालत इतनी खस्ता हो जाएगी कि कोई शायद भाजपा की ओर फिर देखे ही ना। इस डर से, आम आदमी पार्टी के और कर्नल अजय कोटियाल के डर से भाजपा ने आज अपने मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला ले लिया कि कहीं अब इन्हें उपचुनाव में न उतारना पड़े। जानकार भी मानते हैं कि तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा संवैधानिक संकट से ज्यादा उत्तराखंड में राजनीतिक संकट से निकलने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 4 महीने में तीरथ सिंह रावत कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए कि उन्हें आगामी चुनाव का चेहरा बनाया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की लापरवाही से भी लोग नाराज थे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही कुंभ के आयोजन को अनुमति देने के फैसले पर भी काफी विवाद हुआ। कुंभ के दौरान कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े में तीरथ सिंह रावत के करीबियों का नाम उछला और बाकी रही सही कसर मुख्यमंत्री रहते हुए तीरथ सिंह रावत के विवादित और बेमतलब बयानों ने निकाल दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुंभ से पहले शुरू हुई तीर्थ यात्रा 4 धाम से पहले ही खत्म हो गई। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। उत्तराखंड बनने के करीब 21 वर्षों में आज राज्य को अपना 11वां मुख्यमंत्री मिल गया है और जाते जाते तीरथ सिंह रावत सबसे कम वक्त तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड भी बना गए हैं। इसे 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर 2 जुलाई को इस्तीफा देने तक तीरथ सिंह रावत 114 दिन के मुख्यमंत्री रहे। इसके पहले यह रिकॉर्ड भगत सिंह कोश्यारी के नाम था, जो 122 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। 21 वर्ष के इतिहास में उत्तराखंड ने 8 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन अकेले नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक 354 दिन मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक 122 दिन मुख्यमंत्री रहे। नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक 5 साल 5 दिन के मुख्यमंत्री बने। उनके बाद मुख्यमंत्री बने भुवन चंद्र खंडूरी का कार्यकाल 2 साल 111 दिन का रहा। रमेश पोखरियाल निशंक जून 2009 से सितंबर 2011 2 साल 75 दिन पद पर बने रहे। भुवन चंद्र खंडूरी दूसरी बार भी सितंबर 2011 से मार्च 2012 के दौरान 184 दिन ही मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद मुख्यमंत्री बने विजय बहुगुणा 1 साल 324 दिन, हरीश रावत 3 साल 2 दिन, त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 साल 357 दिन, तीरथ सिंह रावत 114 दिन मुख्यमंत्री रहे। तीरथ सिंह रावत अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन सबसे कम वक्त तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोरी। तीरथ सिंह रावत के फेयरवेल के मौके पर हमने उनके करीब 4 महीने के कार्यकाल के 4 सबसे विवादित बयानों का गुलदस्ता तैयार किया है।
जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा, मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। और हर घर में और यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में। वो केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहाँ तो फैला हुआ या खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय होता है ना। तोल मोल कर बोलना कितना जरूरी हो जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री के इन चारों बयानों के जरिए आपको समझ में आ गया होगा।